आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने से शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा है। 41 दिन के युद्ध में रूस की तरफ से यूक्रेन पर जमकर गोला बारूद मिसाइलें गोलियां बरसाई गई। हवा से लेकर जमीन तक सभी जगह से आग बरसाई गई। बावजूद इसके ना तो यूक्रेन झुका और ना ही उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। उल्टा रूसी हमलों का करारा जवाब दे रहे हैं और यूक्रेन की सेना और लोग मिलकर रूस का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के इस प्रतिघात के चलते पुतिन की सेना हताश हो गई है और अब युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन करने में लगे गए हैं। तो रूस के इस कारस्तानी की गवाही खुद यूक्रेन के बूचा शहर से सामने आया मंजर दे रहा है। इस शहर में यूक्रेनी के लोग नरसंहार कर रहे हैं और बूचा के मेयर का कहना है कि 300 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई है। बूचा की गलियों में लोगों की जली हुई लाशों की तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है और बूचा के लोगों का कहना है कि इन लोगों की हत्या रूसी सेनाओं ने की है। रूसी सेना के भीषण हमलों से कब्रिस्तान में बदल चुके यूक्रेन के बूचा शहर का हाल देख राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बात करना भी बहुत मुश्किल है। ज़ेलेंस्की ने प्रण लिया कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि रूसी सैनिकों की ओर से देश की जमीन पर किया गया ऐसा युद्ध अपराध धरती पर आखिरी हो। रूस के ये कारगुजारियां सिर्फ बूचा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ओडेसे से लेकर कीव तक हर शहर को निशाना बना रहे हैं। और रूसी सेना ने ओडेसे और माइकोलाइव पर रात भर हमला किया और यूक्रेन की राजधानी कीव के पास शहरों में 410 शव बरामद किए गए। यानी कि साफ है, रूस युद्ध में पूरी तरह से सफलता न मिलने से इतना हताश हो गया कि मानव अधिकार का उल्लंघन करने में भी लग गया। पुतिन, जिन्होंने यूक्रेन पर क्रीमिया डोनबास में अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाकर हमला किया था, वो आज मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर सवालों के घेरे में है। एक और रूस शांति वार्ता नहीं करने के लिए यूक्रेन पर तोहमतें लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें कर रहा है। युद्ध पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता हुआ देखा जा रहा है। रूसी सेना आम नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर रही है और हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। लेकिन मानव अधिकार के ठेकेदार यानी कि अमेरिका और नेटो सिर्फ प्रतिबंधों की बात कह रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे कि यूक्रेन आखिरी कब तक रूस के इन हमलों को झेलेगा और एक ना एक दिन उसको झुकना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से रूस ने घिनौना खेल, उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि युद्ध में बेकसूर लोग ही मारे जाते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जान लेते हैं जो लगातार यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन में नरसंहार कब उठेगी दुनिया की आवाज? साथ देने का वादा फिर भी अब तक क्यों किनारा? लाशों का अंबार, युद्ध जीतने का ये कैसा आधार? आम नागरिकों पर निशाना पुतिन का ये कैसा कारनामा? मानव अधिकार की बात फिर क्यों बूचा का ऐसा हाल? रूस यूक्रेन की लड़ाई नरसंहार पर क्यों आई? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले मेहमानों का परिचय कर लेते हैं, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ में संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही पीयूष पंत जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में ए.के. चतुर्वेदी जी आप ही के साथ में करूंगी कि अब तो मानव अधिकारों का भी उल्लंघन कर दिया गया है रूस की तरफ से। मौजूदा स्थिति को अगर देखें यूक्रेन की, तो ये किस और इशारा कर रही है, क्या संकेत दे रही है दुनिया भर के लिए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मरे हैं उनके
प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, उनके और उनके परिवार के प्रति। और मैं पहले भी आपके चैनल पे एक बार कह चुका हूं कि लड़ाई में पहली कैजुअल्टी होती है प्लान, दूसरी कैजुअल्टी होती है सत्यता और तीसरी कैजुअल्टी होती है लोगों की, और चौथी कैजुअल्टी अगर बोला जाए तो वो होती है प्रिंसिपल्स की। तो ये 4 कैजुअल्टीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो पहले जो रशिया ने प्लान किया था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से यूक्रेन पे कब्जा करेंगे, वो पहली बार वो प्लान फेल हो गया। दूसरा, जहाँ तक सत्यता का प्रश्न है, जैसे आपने बोला कि रशिया ने घिनौनी हरकत की है, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें कितनी सत्यता है, इसमें किसने नरसंहार किया है। क्योंकि आप ज़ेलेंस्की के वर्ड की बात कर रहे हैं, हो सकता है रशिया का इस पर दूसरा एक्सप्लेनेशन हो। वो कहते हैं हम 30 तारीख को वहाँ से निकल गए थे। तो जहाँ तक इसका प्रश्न है, लोग मरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है जिसमें कि लड़ाई में सिविलियंस की कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। करीब 40 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और यूएन के अगर माने तो 11 मिलियन, करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग वहाँ से निकल चुके हैं, शरणार्थी जो वहाँ से निकले हैं। तो वहाँ पे स्थिति बहुत ही भयावह है। और अब जैसा आपने बोला कि वो उसमें लड़ाई वहाँ पे पहुँच गई है कि वो सैचुरेट कर रहे हैं रशियन आर्मी, चाहे वो कैसे कर रहे हो। और इसमें क्या है कि जो रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि लड़ाई में कोलैटरल होते हैं, कि अगर आपने देखा कि जो जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, वो सब्सटेंशियली क्या यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल्स, और मिसाइल्स बड़ी एक्यूरेट वेपन होते हैं, उनसे वो रशियन टैंक्स को उड़ा रहे हैं। तो वो क्या, ये कहाँ से मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, सिविलियन बिल्डिंग से। तो जहाँ सिविलियन बिल्डिंग से छोड़ी जाती हैं, तो वो वॉर का एक प्रिंसिपल होता है कि जहाँ से अगर आपने दुश्मन मौजूद है तो वो उसको दुश्मन का एरिया माना जाता है, उस पर फिर अटैक किया जाता है, और उसमें जो डैमेज होता है वो कोलैटरल होता है। तो ये जो है, इसमें लड़ाई में सत्यता का कुछ पता नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि रशियंस के अपने ऑब्जेक्टिव, जहाँ जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साउथ से मरियोपोल पे, अब आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने एक मेयर भी वहाँ नियुक्त कर दिया है, वॉट एवर इट इज़। तो पूरा साउथ से उन्होंने साउथ और ईस्ट को कैप्चर कर लिया है। नॉर्थ में बेलारूस है ही है। तो उन्होंने जो उनके नीपर नदी से ईस्ट का इलाका था, जो उनका, जिसको कि वो अपना एक रशियन स्पीकिंग और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का गढ़ मानते थे, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ये एक स्थिति है यहाँ पे इस वक्त। और जो जिसको कहा जाए कि अब लड़ाई जो हो रही है वो बहुत ही खतरनाक हो रही है, जिसमें कि सिविलियंस कैजुअल्टी सब्सटेंशियल हो रही हैं, और इसका सत्यता पता लगाने की आवश्यकता है। मैं एट दिस मोमेंट पर्सनली, जो आज मेरे से अगर कोई पूछे कि ये क्या इसको वॉर क्राइम रशिया का माना जाएगा, ओनली 50% आई विल एग्री विद दिस। क्योंकि हो सकता है कि इसमें लड़ाई में क्या होता है, कौन क्या करता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वाकई दोनों ही देशों की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आए हैं, क्योंकि रूस की तरफ से ये कहा गया है कि 30 तारीख को ही सेना वापस लौट गई थी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि 31 तारीख तक सेना वहीं पर थी, यानी कि बूचा शहर में थी। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सत्यता कैसे पता चलेगी, कैसे स्थिति पूरी साफ होगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन बूचा में हो रहे नरसंहार से क्या युद्ध को एक नई दिशा मिलेगी? अरुज माथुर जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी अमनदीप, देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बूचा में हुआ है वो कोलेटरल डैमेज नहीं है। कोलेटरल डैमेज वो होता है कि आपने अपने हथियार का इस्तेमाल किया और उस हथियार के प्रभाव से उसके आसपास वाले लोगों को नुकसान पहुंचा। को हथियार के प्रभाव से बलात्कार नहीं हो सकता, हथियार के प्रभाव से पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी को मारा नहीं जा सकता उसके हाथ पीछे बांध करके। मैं चतुर्वेदी साहब की बात से थोड़ा सा मैं उनसे एग्री करता हूं कि इस पे विश्वास करना एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ करना है। लेकिन अगर वो ये भी कह रहे हैं कि 30 तारीख को अगर रशिया कह रहा है कि वो लोग निकल गए थे, तो ये जो डेड बॉडीज हैं जो कि सैटेलाइट इमेजेस के साथ वो कंफर्म हुई है कि वहां पर डेड बॉडीज पड़ी हैं और उनको फिर उसके साथ मैच करके देखा गया है, जो कि वहां की पिक्चर्स हैं, तो ये डेड बॉडीज 9 मार्च, 15 मार्च, 17 मार्च तक की
की भी हैं, तो उस समय तो रूस वहां था, उस समय तो नहीं कह सकते कि हम वहां पर नहीं थे। और कुछ लोगों ने जो फिजिकली वहां प्रेजेंट हैं, जो कि न्यूट्रल है, यूक्रेन नहीं है, जेलेंस्की के आदमी नहीं है, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो डेड बॉडी है उसको हम देख करके कह सकते हैं कि वो कम से कम 15 दिन पुरानी है। इतना तो हर एक कोई भी पहचान सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं, और जो कि कोलेटरल डैमेज की परिभाषा में नहीं आ सकते। अब प्रश्न यह है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसने किया है, ये है। और इस बात को आप कितनी भी मेरे तरफ से आप वहां पर इंक्वायरीज करके रख लीजिए, इस बात को एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है ये, मेरा ये मानना है, क्योंकि रूस हमलावर है, रूस एग्रेसर है, और चेचन रेबेल्स को जो लड़ाकों को वो लेकर के आया है वो भी रूस लेकर के आया है। तो रूस हर हाल में इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरा मानना है। और इसको हमको इस बात को समझना चाहिए, चाहे वो चेचन लड़ाकों ने किया हो, चाहे किसी और लड़ाके ने किया हो, वो तमाम आज की तारीख में अगर वो रूस के लिए लड़ रहे हैं तो पुतिन जिम्मेवार है इसके लिए, कोई संदेह ना हो किसी को इसके अंदर, कोई बिल्कुल इस बात बिल्कुल साफ कोई से बात कह रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि हम उसका आगे कर क्या सकते हैं। करने का है वो बढ़ा रहे हैं, सैंक्शंस बढ़ा रहे हैं, और उन कुछ लोगों ने, उन्होंने जर्मनी ने 40 लोग एक्सपेल कर दिए, तो उसके ऊपर रूस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और एक और बात मैं आपको साफ बता दूं कि रूस ने अपने गोल पोस्ट बदली कर लिए हैं। अब जो पहले वो कुछ करना चाह रहे थे वो उनके हाथ से निकल चुका है। जो जर्मनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था कि उनकी सेनाओं को आने दिया, फिर उनको पीछे से काट के लॉजिस्टिकली उनको स्टार्व किया और उनको डिस्ट्रॉय किया, एग्जैक्टली वही यूक्रेन वालों ने किया है। और उसको अब रूस के पास और कोई चारा नहीं है कि वहां से वापस लौटे। जो अगर हम ये कह रहे हैं कि उनका एम सिर्फ ईस्ट और साउथ लेना था और इसलिए वो वापस गए, ना, उनको वापस भेजा गया है और ताकत लगा करके उनके ऊपर हमला करके उनको वापस भेजा गया है। तो ये मेरा मानना है कि आप यहां वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, किसने किए हैं ये सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि रूस अग्रेसर है और पुतिन जो है हमलावर हैं, जो भी लड़ रहा है उनकी तरफ से, वो चाहे चेचन हो या कोई भी हो, उसकी जिम्मेवारी स्क्वायरली रशिया के ऊपर है। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो हुआ है वो कोलेटरल डैमेज नहीं है और ये बाकायदा ह्यूमन राइट वायलेशन है। अमनदीप, ठीक है। पीयूष पंत जी, आपका रुख करूंगी कि 41 दिन गुजर चुके हैं, आज 41वां दिन है, 40 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब ये युद्ध कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये युद्ध अभी भी बहुत ही एक अनिश्चितता की ओर है और कहीं कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही कि बातचीत होगी, सार्थक बातचीत होगी, क्योंकि अभी भी जेलेंस्की जो है ये कह रहे हैं कि हम जो है सारी कंडीशन नहीं मानेंगे और हम जो है अगर एग्रीमेंट होता है तो हम उसको एक जो है कि जनमत संग्रह कराएंगे उस पर। तो इफ़ एंड बट्स बहुत से चल रहे हैं, तो उसमें जो है कि यूक्रेन भी जो है वो भी जो है कि बहुत जल्दी जो है अपने हथियार डालने के मूड में नहीं है और वो डिफीट स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और जिस तरह से रूस की सेना वापस गई है और तो उससे साफ साफ जो है, और उनके एक खबर तो ये भी है कि उनके कम से कम जो है 7 जो है टॉप क्लास के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो मारे गए हैं वहाँ पे। तो ये और बहुत काफ़ी डैमेज भी हुआ है उनको जो है आर्मामेंट्स के लेवल पे उस पर। तो निश्चित रूप से ये एक बूस्टअप हुआ है जेलेंस्की के लिए, जिस तरह से वहाँ के लोगों ने जो है कि हथियार उठाए और जो है कि वो सेना के सामने आ गए, रूसी सेना के सामने, उनको खदेड़ा भी बहुत जगह और खुद शामिल हुए उनमें बहुत बड़े लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया के लोग हैं, आम नागरिक हैं, जो एक उत्साह होता है देश के प्रति जो है वो थोड़ा सा जो है जेलेंस्की को एक बूस्टअप किया। और उसका ये आलम रहा कि जो है रूस को खदेड़ने में, वापस करने में जो है, भले ही ये कहा जाए कि रूस ने इस स्ट्रेटेजिकली जो है अब वो जो है कि ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, अब उधर जाना चाह रहा है, उधर ज़्यादा आसान है उसके लिए काम करना, लेकिन निश्चित रूप से जो वो चाहता था कब्जा करना वो नहीं कर पाया। और वो तो कम से कम जब शुरुआत की थी उसने इस युद्ध की 24 फरवरी को, तो वो ये समझा हुआ था कि ये 12, 13, 14 दिन में जो है वो जो है कीव पे कब्जा कर लेगा पूरी तरह से। वो उसमें असफल रहा है और ये युद्ध इतना खिंच गया है। तो इसके पीछे
यूक्रेन के साथ साथ देखिए नैम का भी हाथ है, अमेरिका का भी हाथ है। तो बहुत से भले ही जो है ओपनली वो नहीं कूदे हैं, इस आधार पे नहीं कूदे हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम कूद जाएंगे तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो उसकी संभावना को टालने के लिए, लेकिन बाकी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो उन्होंने किए हैं, हथियार सप्लाई में जो है बढ़ोतरी कर दी है यूक्रेन को। तो इस तरह से उसको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। हाँ, अगर जो है कि सीज फायर की बात रूस खुद कर देता है तब तो कहीं संभावना दिखती है, लेकिन दोनों बात कर रहे हैं बातचीत की, लेकिन बातचीत में इफ्स एंड बट्स भी लगा रहे हैं। और वो रूस का मूड अभी नहीं दिख रहा। जो उसकी विस्तारवादी योजना जो उसकी है उसमें वो जो है एक छत्र राज चाहता है उस पूरे इलाके में, वो रूस का वहाँ पे एक सुपर पावर के रूप में जो है चीन और रूस जो है वो अपने को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो उसके तहत मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई संभावना होगी इसमें, क्योंकि देखिए यूएन ने भी इंटरवीन किया है, वहाँ रेजोल्यूशन भी पास हुआ है। भारत ने भी ये कहा है अपनी तरफ से कि शांति होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन दोनों में से, यूक्रेन और रूस में से, दोनों भी किसी की नहीं सुन रहे हैं और दोनों अपनी धुन में लगे हुए हैं। भले ही उसमें तमाम लोग जो है, आम जिंदगियां जो है तबाह हो जा रही हैं। का खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जो अंदर से झंझोड़ कर रख देती हैं। संजीव जी, आपका रुख करूंगी। यूक्रेन और रूस को लेकर तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी भी क्या देशों की भूमिका आप इसमें देख रहे हैं, और खास करके असर बाकी देशों पर इस युद्ध का क्या कुछ असर आप देखते हैं? कोशिश में है कि दोनों ही पक्ष जो बातचीत हो रही है उसमें उनको सफलता, ये जो पूरा मुद्दा है ये बातचीत के माध्यम से ही रिजॉल्व हो सकता है और यही उसका बेस्ट सलूशन हो सकता है। ये वॉर फील्ड्स में ये इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और चाहे वो टर्की हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बैक चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति पुतिन से, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर चुके हैं। भारत का जो पूरा डिप्लोमेटिक अमला है वो लगातार सभी पक्षों से संपर्क में है और बैक चैनल के माध्यम से जो है लगातार इस बात की भी कवायद चल रही है कि सभी पक्षों को इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। हालांकि भारत जो है खुलेआम इसकी मध्यस्थता नहीं कर रहा है और नहीं मेरे विचार से खुलेआम करना चाहिए, लेकिन बैक चैनल से भारत भी इसमें सक्रिय है। और कुल मिला के अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये जो पूरा यूक्रेन का संकट है वो एक बेहद चिंता का सबब है। और यूक्रेन में वर्तमान समय में यदि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सफलता मिल जाती तो ये एक बेहद गलत उदाहरण प्रस्तुत होता। और चाइना इसी तरीके के उदाहरण का सहारा लेते हुए वो ताइवान के ऊपर, अन्य जो वहाँ के चाइना के जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसके ऊपर भी चाइना जो है इस तरीके की साजिशें रच सकता था। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में उनके मंसूबों में सफलता नहीं मिल रही है। और अब चूंकि यूक्रेन की फोर्सेस, यूक्रेन के ऐसे लोग जिन्होंने हथियार उठाए हैं वो लगातार फियर्स रेसिस्टेंस कर रहे हैं और वर्तमान समय में रशिया की फोर्सेस को पीछे हटना पड़ रहा है। और जाहिर है कि जो वर्तमान समय में जो ये बूचा से तस्वीरें आई हैं उससे रशिया के ऊपर और दबाव बढ़ेगा। राष्ट्रपति बाइडेन तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो वॉर क्रिमिनल हैं और उनके ऊपर जो है वॉर क्राइम का पूरा एक केस चलना चाहिए। और इसी तरीके की मांग पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो अन्य देश हैं, अमेरिका के जो एलाइज हैं वो उठाएंगे और जाहिर है कि रशिया के ऊपर और दबाव बढ़ेगा। मैं माथुर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सटीक बात उन्होंने कही है कि रशिया चूंकि एग्रेसर है और एग्रेसर जो राष्ट्र है जाहिर है कि उसने कीव के पास जो बूचा है उसमें ही ये क्राइम्स किए होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि जांच होना और इसके ऊपर तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये चूंकि रशिया ने हमला किया हुआ है और ये जो बॉडीज हैं उसमें ज्यादातर जो निर्दोष सिविलियन लोगों की हैं, जाहिर है कि यूक्रेन तो अपने लोगों को की हत्याएं तो करेगा नहीं। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो लोगों की बॉडीज मिल रही है वो रशिया के द्वारा ही एक ऑब्वियस तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अब रशिया के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, चाहे उसके ये मानवाधिकार उल्लंघन की जो बातें सामने आई हैं, वॉर क्राइम की बातें सामने आई हैं, उसके पहले रशिया ने एक संप्रभु राष्ट्र पर, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अपनी संप्रभुता है, उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी अपनी विदेश नीति को स्वयं निर्धारित करने का उसका अधिकार है, उसके अपने सॉवरेन राइट्स हैं, उसके ऊपर हमला करते हुए पूरे विश्व के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने का जो कार्य किया है उसकी वजह से रशिया की आगे आने वाले समय में और अधिक आलोचना होगी। और रशिया ने जाहिर है कि पूरे विश्व में तनाव पैदा कर दिया है
अगर आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात करें, एनर्जी सप्लाई चेन्स की बात करें, तो आज उसमें आप देखिए तो कितने पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, नेचुरल गैस के दाम हो, कितना उछाल आ गया है। सभी देश इससे प्रभावित हैं और जाहिर है कि इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, सामरिक भी ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो गलत उदाहरण, गलत तरीके से ये चीजें डील की गई, एक मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है और इसी तरीके की मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस ताइवान में भी हो सकती है, अन्य जहां कहीं भी चाइना की तरफ फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स वहां हो सकती है। और एक बात मैं और कहूंगा कि यूक्रेन का जो ये संकट है, वो यूक्रेन तो एकमात्र प्यादा है, उसके कई ऐसे प्यादे हैं जो अभी वो उसके शिकार हो सकते हैं। जैसे कि यदि राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन में सफलता अगर मिल जाती तो अगला स्टेप वो जॉर्जिया के ऊपर बढ़ते, फिर मोल्दोवा की तरफ बढ़ते, फिर लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया की तरफ बढ़ते और वो जो पुराना उनका सोवियत यूनियन के साम्राज्य को खड़ा करने का जो उनका सपना है, लेकिन संजीव उसकी तरफ वो बढ़ते। जी, ज़ेलेंस्की कई सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा चुके हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से तो कई लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर कोई भी उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे। अब मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो क्या कोई देश ऐसा होगा जो कि सामने आकर मदद करेगा? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले AK चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। जी चतुर्वेदी जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये मैंने कभी नहीं कहा कि जो वहाँ पे बूचा में हुआ है वो कोलैटरल है। नो सॉरी, मैंने कभी नहीं कहा। कोलैटरल मैंने दूसरे बोले थे, ये तो मैंने सबसे पहले बोला था कि ये एक बहुत बड़ा ये जघन्य अपराध हुआ है। लेकिन जिसको बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन में किसने किया है, ये एक प्रश्न है जो कि कभी, इसमें मैं आपको एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के दौरान एक जनरल जॉर्डल थे, वॉरमैक्ट के, जर्मनी के, उनसे जो ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि जो आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन में कितने लोग मरे? तो उन्होंने काउंटर एक सवाल पूछा था, क्या आपको मालूम है कि जो जनवरी 44 में ड्रेसडेन में एयर रेड से मरे थे उसमें कितने जर्मन्स मरे थे? तो ये लड़ाई के ये फॉग ऑफ वॉर में, और हिस्ट्री हमेशा उसकी होती है जो जीतता है। इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया के प्लान इसमें बुरी तरह से चेंज हुए हैं और इसलिए वो नीपर नदी के ईस्ट में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका सेंचुरी है। तो यहाँ का जो ये प्रश्न है कि, और मैं संजीव जी की बात मानता हूँ, क्योंकि 1648 से वेस्टफालिया की ट्रीटी के बाद से सॉवरेनिटी हुई है, लेकिन साथ ही रशियन कंसर्न को मैं नहीं मान सकता हूं कि उनको हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए। कल को क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि चाइना आके नेपाल में बैठ जाए? क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि गल्फ ऑफ मन्नार में रडार स्टेशन चाइना लगा दे? तो ये चीजें जो उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसके बारे में, यूक्रेन के बारे में, उनको हमको ध्यान देना ही पड़ेगा वर्ल्ड को। जब उन्होंने बोला कि, और इसमें हम लोग कह रहे हैं कि रशियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, यस दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट ज़ेलेंस्की साहब को क्या हो रहा है? एक दो भाषा एक साथ बोलते हैं वो। एक दिन कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, दूसरे दिन कहते हैं लेकिन नहीं, उस पर जनमत संग्रह होगा, नहीं उस पर जो है आप हमारी मदद करो, हम रशियंस को मार देंगे। तो ऐसे बातचीत थोड़ी हुआ करती है। तो इसमें इस लड़ाई में क्या सत्य है? सबसे बड़ी, जिसको मैंने बोला था कि पहली चीज कैजुअलिटी है प्लान, दूसरी कैजुअलिटी है सत्य। तो सत्य अपने आप में बहुत बड़ी कैजुअलिटी है और ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, क्योंकि रशियंस ने अपना एक इकोसिस्टम बना लिया है, वो अभी और कुछ दिन सस्टेन कर सकते हैं, और ये तब तक सस्टेन कर सकते हैं जब तक कि वेस्टर्न यूरोप उनसे एनर्जी खरीदता रहेगा। ठीक है, न जर्मनी ने बंद किया, बातें कर रहे हैं। की मंशा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। चतुर्वेदी जी, ज़ेलेंस्की की मंशा पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे कि तमाम देश के बड़े दिग्गज नेता हो या फिर आम नागरिक हो, हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे थे ज़ेलेंस्की की, लेकिन अब उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई जगह पर ऐसा देखा गया जहां 200-300 लाशें एक साथ बरामद की गई। लेकिन उससे पहले उसका जवाब ले लेते हैं, सवाल जो मैंने इससे पहले संजीव जी से किया था। संजीव जी, क्या अब आपको लगता है कि बाकी जो देश हैं जो कि अभी तक फ्रंट फुट पर आकर मदद नहीं कर रहे थे यूक्रेन की, अब आ सकते हैं, क्योंकि अब तो मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है सीधे तौर पर?
देखिए, ये जो मानवाधिकार का उल्लंघन की जो घटना सामने आई है, ये निसंदेह पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। और युद्ध में इस तरीके की विभत्सकारी तस्वीरें सामने आती हैं, ये अवश्य है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये कोलैटरल डैमेज नहीं है, ये एक डिलिबरेटली किया गया एक वॉर क्राइम है, निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन जहां तक रही इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद की बात, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अन्य जो फ्रांस जैसा राष्ट्र हो, वो सभी इस बात की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस तरह की जो पार्टीज हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, उनको निगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाए। और निगोशिएटिंग टेबल पर वो हैं भी, लेकिन वो एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर पहले की आप शुरुआती दौर की बात करें, जो रशिया और यूक्रेन के बीच की जो बातचीत चल रही थी, उसमें रशिया लगातार हाई हैंडेडनेस वाला जो बिहेवियर है रशिया का, वो स्पष्ट रूप से दिखता था कि ये हमारी 4 शर्तें हैं, आप इसको मान लो और बात खत्म करो। और जाहिर है कि यूक्रेन इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। यूक्रेन जो है अपने आप को डिफेंड कर रहा है, उसका अपना डिफेंड करने की उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाहिर है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, यूक्रेन की फोर्सेस हों, यूक्रेन के आम लोग हों, लगातार अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और उनका राइट है, वो अपनी जगह बिल्कुल जस्टिफाइड है। और रशिया का ये जो एक्शन है, वो कहीं से भी जस्टिफाई करार नहीं दिया जा सकता। ये बात स्पष्ट है कि वर्तमान ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जैसा कि चतुर्वेदी साहब ने कहा, ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये जरूर एड्रेस होने चाहिए थे। लेकिन ये जो एड्रेस करने का जो तरीका है, वो नेगोशिएटिंग टेबल पर ही हो सकता है, वो बातचीत से ही हो सकता था। और यदि बातचीत से और नेगोशिएटिंग टेबल पर ये हल नहीं हो रहा था, तो फिर रशिया को उसी तरीके का कोई एक्शन लेना चाहिए था जैसा कि उसने वार्सा पैक्ट बनाया था। कोई नया अलायंस, कोई नया पार्टनरशिप, कोई नया संगठन खड़ा करता जो कि नेटो का एक काउंटर वेट बनता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र को जो कि उसका पार्ट था, उसको शूट करने का कार्य किया है। उसके नागरिकों की हत्याएं की गई हैं, वहां के लोगों को तबाह और बर्बाद किया गया है। 40 लाख लोग वहां से पलायित हैं। यूएन की जाए तो 11 लाख से भी ज्यादा की संख्या, ये 1 लाख 10 लाख से भी ऐसे हैं संख्या हो जिनकी सकती अभी तक मौत हो गई है, क्योंकि अभी तक तो स्पष्ट आंकड़ा भी निकलकर सामने नहीं आया कि कितने लोगों की मौत हुई है। ये भी अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पीयूष जी, आपका रुख करूंगी। 41 दिन गुजर चुके हैं। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो उस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे थे कि विश्व युद्ध नहीं होगा, और ये उसके संकेत भी नहीं देते हैं। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। क्या अब ये कहना ठीक होगा कि जो मौजूदा स्थिति है यूक्रेन की, वो विश्व वॉर की कहीं ना कहीं आहट है, संकेत दे रही है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लग रहा है अभी विश्व युद्ध होने की संभावना अभी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी भी बड़ी कॉशियसली जो है बाकी यूरोपियन नेशंस भी, अमेरिका भी जो है वो फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं। वो सशस्त्रीकरण तो कर रहे हैं यूक्रेन का, लेकिन डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट उतर नहीं रहे हैं इस युद्ध में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई भी उतरा तो निश्चित रूप से ये एक वर्ल्ड वॉर का शेप ले लेगा। और हर कोई वर्ल्ड वॉर अवॉइड करना चाह रहा है, क्योंकि उससे बहुत तबाही होती है। अभी हम देख रहे हैं कितनी तबाही हुई है, और यूक्रेन लगभग देखिए आप बर्बाद हो चुका है पूरा। जी, उसके शहर दर शहर बर्बाद हो गए हैं। लोग, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग पलायन हो गया वहाँ से। जो लोग लौट के अपने घरों को देख रहे हैं वो हतप्रभ हैं पूरी तरीके से। और स्वाभाविक भी है कि कहीं उनका एक कुछ भी नहीं बचा हुआ दिख रहा है। पूरा जो तहस नहस हो चुका है, उनकी गाड़ी कमाई से बनाया हुए उनके मकान, उनके सामान, सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो निश्चित रूप से देखिए अभी हर कोई एक इसके कॉशियस है अभी, लेकिन अगर और ज़्यादा लंबा खिंच गया, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए रूस भी कमज़ोर पड़ा है निश्चित रूप से। रूस चाहे स्ट्रेटजिकली उसने कुछ गलतियां करी, थोड़ा उसकी जो है लॉजिस्टिक के स्तर पे भी जो है उसकी जो कमज़ोरी रही, उसकी जो है कि सप्लाई जो है वो सेना के जवानों को नहीं टाइम से पहुंच पा रही, उसकी वो भी कमज़ोरी रही। कुछ जो उसकी जो लॉजिस्टिक्स में जैसे ट्रक वगैरह है, वो बहुत सी पुरानी ट्रक हैं, उसमें जो नॉन आर्मी की ट्रक का इस्तेमाल है रसद पहुंचाने में। ट्रेन से ज़्यादातर वहाँ रसद पहुंचाई जाती है, उसके बाद ट्रकें ले जाती हैं। तो ये तमाम कमज़ोरियाँ दिखी हैं उसमें। बहुत से सैनिक भी मारे गए हैं उसके, ये खबरें आ रही हैं। और उनके कमांडर्स मारे गए हैं, उनके तमाम टैंक ध्वस्त हुए हैं।
तो निश्चित रूप से देखिए, और इतना लंबा खिंच जाना अपने आप में ये रूस की एक तरह से मैं कहूँगा कि कमज़ोरी है, क्योंकि रूस जैसा ताकतवर देश जो है कि वो क्योंकि पुतिन के आने के बाद 2000 देखिए रूस ने पूरा पहला काम किया था जो पुतिन ने, वो है कि रूस की आर्मी को मजबूत बनाना उसको जो है। तो वो अब उसी के उसका ही टेस्टिंग है। टेस्टिंग हालांकि वो चेचन्या में कर चुके थे, वहाँ पे वो जीत चुके थे, सीरिया में भी ऐसा किया उन्होंने, लेकिन जॉर्जिया में भी किया। तो लेकिन यहाँ पे वो अब मात खा गए हैं। जो उनका प्लान था, जैसे कि अभी वो चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि जो फर्स्ट होता है प्लानिंग में कहीं उनकी जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी वो कहीं मुझे लगता है कि वो वाइडर कंसल्टेशन नहीं किया गया, और पुतिन जो है अपने आप में उन्होंने निर्णय लिया, और ये मोर ओवर एक कैंपेन के रूप में था, न कि एक वॉर के रूप में उन्होंने शुरुआत करी थी। तो कहीं ना कहीं रूस की कमज़ोरी अभी एक्सपोज हुई है। मुझे नहीं लगता अभी वो इस स्थिति में है। और दूसरे कंट्रीज जो है देखिए इकोनॉमिक सैंक्शंस कर रहे हैं। अभी ये बात हो रही है कि जो गैस की सप्लाई करता है रूस तमाम यूरोपियन कंट्रीज को, ये बात हो रही है कि अब ऑयल का जो आयात उन कंट्रियों में है रूस से, उसको भी कटौती करने की बहुत से ब्रिटेन ने कहा है, और दूसरे कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा है कि और लगभग हम इस साल तक जो है के अंत तक ख़त्म भी कर देंगे। तो ये तमाम सैंक्शन हो रहे हैं जो इकोनॉमिकली, और बड़े बड़े सैंक्शन किए जा रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से जो है रूस की कमर टूट जाए और वो अपनी उससे कदम पीछे खींचे। लेकिन रूस भी जिद्दी है, पुतिन बहुत जिद्दी आदमी है, और उनका पूरा का पूरा एक जो एम है वो टारगेट है कि यूक्रेन को अपने कब्जे में दोनों ही देशों के नेताओं की तरफ से देखी जा रही है ना तो ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही पुतिन झुकने को तैयार है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी से जान लेते। माथुर जी, क्या आपको लगता है कि यही एक बड़ा कारण है कि जो बाकी देश के नेता हैं वो फ्रंट फुट पर आकर नहीं बोलना चाह रहे या फिर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर वो आकर बीच में बोलते हैं या किसी भी देश का स्टैंड लेते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। क्या ये आप एक बड़ा कारण मानते हैं? और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भी कोई भी देश फिर आगे आके नहीं बोलेगा, तो ऐसे में फिर समाधान कैसे होगा? देखिए अमनदीप, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक बात आपने पूछा कि ये विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर है या नहीं है। मैं उसका जवाब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देना चाहता हूं। ये एक बार आपके चैनल पे मैं पहले बोल चुका हूं ये बात कि जो लड़ाई है 3 फ्रंट्स पे वॉर चल रही है। 3 फ्रंट्स पे जी। पहला फ्रंट है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, दूसरा फ्रंट है इकोनॉमिक वॉरफेयर, और तीसरा फ्रंट है ग्राउंड वॉरफेयर। और मैं अब आपको बता दूं कि पहले फ्रंट पर तीसरा विश्व युद्ध लगातार चल रहा है, पूरी दुनिया इसमें शामिल है। अमेरिका अलग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, अमेरिका अलग प्रोपेगेंडा कर रहा है, नाटो वाले अलग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चीन ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में अमेरिका को विलेन और रूस को हीरो बनाकर पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जहां तक प्रश्न साइकोलॉजिकल या मीडिया या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का है, इसमें विश्व युद्ध चल रहा है। जहां तक इकोनॉमिक वॉर फ्रंट का सवाल है, उसमें भी तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। सारे देश मिलकर के, कोई किसी पे सैंक्शन लगा रहा है, कोई किसी से कुछ नहीं ले रहा है, तो तमाम बातें इस तरह हो रही हैं। सिर्फ ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड वॉरफेयर के ऊपर तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, मैं किसी को डराने का काम यहां करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमें सब बहुत ज्यादा फूंक करके अभी स्टेप्स आगे लेने पड़ेंगे, अन्यथा ये तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने की ताकत, काबिलियत ये चीज रखती है। दूसरा सवाल जो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि रशिया का क्या रशिया जो है, मेरे हिसाब से रशिया को हार हो गई है। उनको इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बुरी तरह से हार हो रही है उनकी। साइकोलॉजिकल फ्रंट पर तो वो बिल्कुल मटिया बैठे हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में जीरो इन्वॉल्वमेंट है उनका। सिर्फ ग्राउंड पे वो इनिशियली उन्होंने ग्राउंड जीता था, अब वो भी नहीं रहा, उसमें भी वो पीछे लौट रहे हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं कि ईस्ट और साउथ की, तो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वहां वो ऑलरेडी थे, वहां पर ऑलरेडी रशियन रिबेल्स का कंट्रोल था डॉनबास के 30% रीजन में, तो उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत गेन्स उनको हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि इसमें किसका कौन विजय रहा है, तो मुझे लगता है कि रूस की हर फ्रंट पे लगभग काफी हार हुई है। लेकिन रूस एक शक्तिशाली देश है, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, ये बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी बात दो बता दी। तीसरी बात यह है कि
इकोनॉमीज जो होती हैं वो लड़ाई नहीं लड़ती हैं। कौन इकोनॉमी जरूरी है, लेकिन लड़ाई लड़ती हैं सेनाएं, और सेनाएं जो ग्राउंड के ऊपर होती हैं, उस ग्राउंड पे एट अ पॉइंट ऑफ डिसीजन कौन कितनी ताकत को कंसंट्रेट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, वो चीज निर्भर करती है, लड़ाई का परिणाम निकालती है। इसीलिए आप कागज पे अगर देखेंगे तो रूस जो है वो यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, हर तरीके से। लेकिन उनको जगह जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो इसका मैं आपको बताता हूं अमनदीप, वो कारण ये है कि जब रूस ने अपनी प्लानिंग करी थी तो उनको समझ ये थी कि जब वो यूक्रेन में हमला करेंगे तो यूक्रेन के लोग उनके साथ होंगे, खास करके वो लोग जो रशियन स्पीकिंग है या रूस के साथ कोई किसी तरह की संवेदना सद्भावना रखते हैं। वो हुआ नहीं। अगर कोई देश अपनी जमीन के लिए लड़ता है डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ, तो किसी पावर, कितनी भी बड़ी इकोनॉमिक पावर वो क्यों ना हो, के लिए उसके ऊपर कब्जा करके रखना या उसके ऊपर जीत पाना मुश्किल नहीं, लगभग बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है। आप देखें अफगानिस्तान में क्या हुआ, रूस का क्या हुआ, अमेरिका का भी क्या हुआ। तो ये बात हमारे को समझने की है कि जो उद्देश्य लेके वो चले थे, वो उद्देश्य उनका पूरा हुआ नहीं है, और हर तरफ से मेरे हिसाब से रूस को नुकसान हुआ इस लड़ाई में। और खासकर यूक्रेन को भी काफी ज्यादा जो है भयानक दौर से गुजरना पड़ रहा है। चतुर्वेदी जी, आपका रुख करूंगी। इससे पहले आप ज़ेलेंस्की यूक्रेन को लेकर भी सवाल खड़े करेंगे। जी सर, कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसका जो यूक्रेन तो एक मोहरा है। असली जो रिंग मास्टर है वो तो अटलांटिक के उस पार अमेरिका में बैठे हैं। वो लोग चाहते हैं लड़ाई हो, वो नहीं चाहते कि लड़ाई किसी भी तरह से रुके। कोई भी देश, बहुत दुर्भाग्य की बात है, कोई भी देश आज इस बात की बात नहीं कर रहा है कि लड़ाई को रोका कैसे जा सके। हर एक इसमें घी डालने की कोशिश कर रहा है। वाकई में अब तो बाकी सारे देशों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चतुर्वेदी जी, इससे पहले आप ज़ेलेंस्की को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। आप देखिए सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं। उस बारे में मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि जो यूक्रेन की अभी मौजूदा स्थिति है, इसके लिए पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की को भी जिम्मेदार कहा जाए तो ये कितना ठीक होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से संजय जी कह रहे थे कि टेबल पर बैठकर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत तो बहुत हो चुकी है पहले, और अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश या संभावना है? अमनदीप जी, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली चीज जो अनुज माथुर साहब ने बताई, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं कि असली इसमें लड़ाई में जिसको कहते हैं कि रिंग मास्टर जो है वो अमेरिका है। अमेरिका किसी तरीके से इस लड़ाई को रोकने के पक्ष में नहीं है, और वो और नेटो मिलकर के, वो नेटो और अमेरिका की लड़ाई वो यूक्रेन के थ्रू लड़वा रहे हैं। क्योंकि कल को वो ये चाहते थे कि यूक्रेन पे वो पहुंचे, नेटो में वो सदस्य बने, जिससे उनकी मिसाइल वहां डेवलप हो सके जो रशिया को टारगेट कर सके। तो वो रशिया नहीं चाहता था, तो इसलिए उनकी लड़ाई जो है कि यूक्रेन जो है वो अपने फोल्ड में वो चाहते हैं। नंबर 1 तो ये अमेरिका और नेटो का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो नेटो का है वो क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि रशिया भी इसमें चालाकी दिखा रहा है। रशिया ये चालाकी दिखा रहा है, अगर वो चाहे लिथुआनिया पे या जो बाल्टिक दो दूसरे रिपब्लिक दो हैं, एस्टोनिया एंड लाटविया, जिनका की बॉर्डर मिलता है, वो नेटो के सदस्य हैं। अगर उन पे भी वो हमला कर देता है तो वो नेटो के अगेंस्ट लड़ाई होगी, फिर वो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो रशिया बहुत ही सोच समझ के अपनी लड़ाई को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रख रहा है। नंबर 2। नंबर 3, जो ये बातचीत की बात की, या जैसे कि ये हुआ, देखिए 2014 से पहली चीज, और भी पीछे आप जाइए, 1994 में जो बुडापेस्ट डिक्लेरेशन हुआ, तब से ये हुआ कि इसकी सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी, जिसमें रशिया ने भी फेल हुए और अमेरिका भी फेल हुआ यूक्रेन को। तभी उन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को रशिया को सरेंडर किया था। वहां से जेम्स बेकर ने बोला था कि नेटो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो 14 देशों में नेटो पहुंच गया। तो इस तरीके से उसके बाद जबकि 2014 में हुआ, तब
रशिया ने जब क्रीमिया पे कब्जा किया या डोनेट्स्क लुहांस्क जो डॉनबास एरिया में है उन्होंने विद्रोह किया, तो उसमें भी जो उनके जो लोग मारे गए, पिछले 8 साल से आप सोचो जी। बातचीत की कोशिश हो रही है लेकिन बातचीत तो कोई बनी नहीं। तो इसमें क्या है कि वो जो एक हिंदी में कहावत है ना, चढ़ जा बेटा सूली पर। हाँ। तो अमेरिका यूक्रेन के साथ वही कर रहा है कि मारे कौन जा रहे हैं? यूक्रेनियंस। ना अमेरिकन्स मर रहे हैं, ना रशियंस मर रहे, ना 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 ब्रिटिश मर रहे हैं। ब्रिटिश के पास अपनी गैस है, उसको क्या लेना देना। नुकसान हो रहा है जर्मनी को, नुकसान हो रहा है इटली को, नुकसान हो रहा है हंगरी को, नुकसान हो रहा है रोमानिया को, जिनको ये शुरुआत से एनर्जी एक ही बात कही जा रही है जाते कि हैं। अगर यूक्रेन ये कह देता है जी। कि वो नेटो का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है तो ये युद्ध पर विराम लग जाएगा, लेकिन ज़ेलेंस्की तो इस बात का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे आप क्या बड़ा कारण देखते हैं? वो कभी कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे, कभी कहते हैं कि नहीं हमको हथियार तो हम लड़ाई लड़ेंगे। तो वो मेरे ख्याल में उनकी जो वो एक कठपुतली बन गए हैं और उनकी डोर जो है हाथ में किसके है? अमेरिका के हाथ में है। और जहां तक ये वार्सो पैक्ट जैसी एक अलायंस बनाने का सवाल है, वो नहीं हो सकता। जो वार्सो पैक्ट के कंट्री वो तो सारे नेटो के अब सदस्य बन गए। रशिया के पास तो कोई बचा ही नहीं है। लिथुआनिया, एस्टोनिया जो उसके हिस्सा थे वो अलग देश बन करके नेटो के सदस्य बन गए हैं। तो जितना भी पोलैंड, जर्मनी, ये जितने देश थे, हंगरी, ये सारे के सारे, बुल्गारिया, ये सारे के सारे वार्सो पैक्ट के सदस्य थे। वो तो सब नेटो के सदस्य आज हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही जिसको कहते हैं, इसमें अमेरिका का रोल बहुत डूबियस है। और मेरा मानना ये है कि लड़ाई का क्या होगा, लड़ाई अभी खत्म जल्दी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है। नेटो देशों ने भी, किसी ने तो नहीं बोला कि लड़ाई खत्म कर दो। बातचीत में क्या वो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो नहीं कर रहे। तो ये अपनी सियासी रोटियां सेकने को तैयार होते हैं, अगले दिन कहीं ना कहीं आम लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। फाइनल कमेंट लूंगी चतुर्वेदी जी आगे मैं आपसे, लेकिन उससे पहले संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, भारत की भूमिका को लेकर शुरुआत से अभी तक तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत की भूमिका थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए इस युद्ध में। और साथ ही इससे पहले आपने कहा कि महंगाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। महंगाई के अलावा भी क्या कुछ और क्षेत्रों में आप इस युद्ध से भारत में असर देखते हैं? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मैं वार्सो पैक्ट की बात कर रहा था तो मैं लिटरली वार्सो पैक्ट की बात नहीं कर रहा था। मेरा कहने का आशय ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये नेटो बना था, तो नेटो को काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन, तत्कालीन सोवियत यूनियन ने एक वार्सो पैक्ट बनाया था। वो एक मिलिट्री अलायंस था। वर्तमान समय में अब 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम रह रहे हैं और नए विश्व के नए समीकरण हैं। ऑब्वियसली जो वार्सो पैक्ट के जो तमाम देश हैं, पोलैंड स्वयं जो है राजधानी वार्सा अब इस समय नेटो का पार्ट है, तो वो संभव नहीं है। मेरा ये कहने का आशय ये था कि रशिया नए अलायंसेस, नए पार्टनरशिप्स कर सकता था। रशिया यदि चाइना से के पास जाता है और चाइना के साथ कोई अलायंस करता है या अन्य देशों के साथ कोई अलायंस करता है, तो कोई उसको रोकने नहीं जा रहा है। वो एक काउंटर वेट पैदा कर सकता था, एक जो नए शीत युद्ध की स्थितियां पैदा कर सकता था। उसमें कम से कम ये होता कि एक शीत युद्ध होता, ये हॉट वॉर नहीं होता जो हॉट वॉर अभी उसने छेड़ दिया है। कोल्ड वॉर की सिचुएशन हो सकती थी। और कोल्ड वॉर में ये स्पष्ट रूप से दिखा है कि कोल्ड वॉर में लिमिटेड वॉर्स तो हुए हैं, लेकिन वो इस तरीके की स्थितियों से सभी राष्ट्र बचे हैं। और अभी आज के समय में भी देखें तो ये स्थितियां क्रिएट की जा सकती हैं। अभी आप देखिए तो यूक्रेन के युद्ध में भी अगर देखें तो चतुर्वेदी साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि रशिया भी बहुत कैलकुलेटेड होकर चल रहा है। रशिया ने नेटो के ऊपर जरा भी कहीं उसी एक टेरिटरी पर एक बॉम्ब और एक कोई मिसाइल नहीं गिरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। संजय जी, भारत की भूमिका को लेकर मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास में समय की कमी है, प्लीज भारत की भूमिका थोड़ी सी स्पष्ट। भारत की भूमिका, भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस विवाद का जो समाधान है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत होगा। संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, वापस लौटूंगी आपके पास में। एक फाइनल कमेंट सभी मेहमानों से ले लेती हूं मैं। पीयूष जी, आप ही से शुरुआत करूंगी, चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की कमी है। देखिए, भारत की जहां तक भूमिका है, भारत ने अभी तक जो है कि एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है
और चाहे वो यूनाइटेड नेशन काउंसिल की मीटिंग हो या ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी जो मीटिंग रही हो, उसमें जो उसने लगातार जो है वो उसने वोटिंग पे हिस्सा नहीं लिया, अपने को न्यूट्रल रखा है। तो ये साफ दिखता है कि वो किसी भी पक्ष की तरफ नहीं है। हालांकि एक ये भी माना जा रहा है थोड़ा सा कि रूस के प्रति जो है थोड़ा सा जो है नरमी, क्योंकि रूस से जो है कि मैक्सिमम जो है कि ऑयल का जो इंपोर्ट होता है भारत में वो रूस से होता है। तो वो भारत को इसलिए अपने वो संबंध बना के रखने हैं और सीधे सीधे किसी का पक्ष नहीं लेना। अमेरिका से भी उसके संबंध हैं, उसको भी बिगाड़ना नहीं चाहता है वो। हालांकि अमेरिका थोड़ा बहुत नाराज भी दिख रहा है। दूसरा, प्रभाव की आपने बात करी तो निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़े, खासकर बिजली उत्पादन में। अभी देखिए उत्तराखंड में तो ये इसका प्रभाव दिखने लगा है। भारत का जो राज्य है उत्तराखंड, वहाँ पे एक संकट पैदा हो गया बिजली का, और वहाँ पे बिजली की सप्लाई में असर आ रहा है और दाम भी वहाँ बढ़ गए हैं। तो निश्चित रूप से कई सेक्टर हैं जिनमें इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर लड़ाई और लंबी खिंचती है तो इकोनॉमिकली भारत के लिए थोड़ा संकट पैदा होगा निश्चित रूप से। ठीक है, अनुज माथुर जी, एक फाइनल कमेंट आपका। मैं एक लाइन का एक फाइनल कमेंट दूंगा कि अभी जरूरत है, यूक्रेन को हवा देने की जरूरत नहीं है। इस युद्ध को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, किस तरह से नेगोशिएटिंग टेबल्स के ऊपर हम आ सकते हैं, तमाम देशों को, अमेरिका, चाइना और नाटो और बाकी जो भारत जैसे न्यूट्रल देश हैं, उन सबको मिलकर के सोचने की आवश्यकता है कि कब और कैसे इस युद्ध को हम समाप्त कर सकते हैं। ये इसके बारे में बातचीत करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, AK चतुर्वेदी जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने पराक्रम के टाइम में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा लड़ाई शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लड़ाई को खत्म कैसे किया जाएगा उस पर विचार होना चाहिए। तो आज की जो स्थिति ये है, इसमें अमेरिका का और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका रोल बहुत अहम है। और जब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को शांत किया जाए, ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारी इकोनॉमी पे असर होगा। और लेकिन हम जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बूचा वगैरह में हुए हैं, मेरा मानना है कि भारतवर्ष पे इनके बारे में मुखर होने की आवश्यकता है। ठीक है संजय जी, एक फाइनल कमेंट आपका। और साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस युद्ध का दुनिया भर के लिए कोई बुरी खबर की आहट आप देख रहे हैं? का संकट है जो महाशक्तियों में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। यूक्रेन उसका एक मोहरा बन गया है। इसी तरीके से यदि इसी तरीके के उदाहरण प्रस्तुत किए गए, आने वाले कई मोहरे ऐसे हैं जो कि निशाना बन सकते हैं, जिसमें ताइवान भी हो सकता है, जॉर्जिया, मोल्दोवा हो सकता है, और जो है जहां कहीं भी अन्य इस तरीके की स्थितियां हैं वहां पर महाशक्तियां टकरा सकती हैं। और परोक्ष रूप से एक दूसरे के साथ सीधा जो है कॉन्फ्लिक्ट न करते हुए वो इसी तरीके से स्थितियां क्रिएट कर सकती हैं, और ये पूरे विश्व की जो व्यवस्था है उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। और इस तरीके की प्रवृत्तियों से महाशक्तियों को बचना होगा। जो भी उनके विषय हैं, जो भी उनके जो विवाद हैं, उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत से हल करना होगा। यदि बातचीत से हल नहीं कर पा रहे हैं तो अलायंसेस और पार्टनरशिप बना करके एक बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। और जाहिर है कि यही एक समाधान है। किसी एक छोटे राष्ट्र को रौंद देना, उसे शूट कर देना, वहां के लोगों को तबाह और बर्बाद कर देना, ये बेहद गलत ट्रेंड प्रस्तुत किया जा रहा है। और इससे महाशक्तियों को बचना होगा। नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर के एक बातचीत के माध्यम से ही अपने जो भी सिक्योरिटी डिलेमास हैं उसको हल करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है, और तभी ये दुनिया बच सकती है। नहीं तो हम न्यूक्लियर कंडीशन में रह रहे हैं, और इस न्यूक्लियर कंडीशन में यदि कोई मिसकैलकुलेशन होता है, कोई फर्दर बियॉन्ड द पॉइंट एक प्रोवोकेशन होता है, तो ये किसी भी स्थिति में को जन्म दे सकता है, ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को जन्म दे सकता है। तो ये इस तरीके की प्रवृत्तियों से महाशक्तियों को बचना होगा। और जो उनके अपने महत्वाकांक्षाएं हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की जो उनकी सोच है, उसको एक सकारात्मक तरीके से भी डील किया जा सकता है। एक निर्दोष लोगों को मारना, वहां के लोगों को तबाह और बर्बाद किया जाना, इससे बचा जा सकता था। यूक्रेन के जो लोग आम लोग मारे गए हैं उससे बचा जा सकता था। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो कि नहीं हुआ है। ये बेहद दुखद और बेहद चिंता की बात है। और आगे क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। इस युद्ध पर विराम कब लगेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, और कितने लोगों की मौत होगी
ये भी एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि प्रयास तो लगातार यही किए जा रहे हैं कि जल्द ही इस युद्ध पर विराम लग जाए, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसी कोई भी संभावना नहीं बन रही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध पर कब विराम लगेगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि 41 दिन हो चुके हैं और लगातार जो युद्ध है वो बढ़ता जा रहा है और अब तो मानव अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई में झंझोर देने वाली है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।